बुरी सरिश्त न बदली जगह बदलने से, चमन में आके भी कांटा गुलाब हो न सका। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। गुजरात चुनाव में आखिरकार 2002 का जिन्न बोतल से बाहर निकल ही आया। बीजेपी इस बार गुजरात जीतने के लिए जिस तरह छटपटा रही है, उससे ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि इस बार उसे अपने हाथ पैर अपने ही कमजोर शासन के दलदल में बुरी तरह से फंसे नजर आ रहे हैं। दलदल में हमेशा कमल नहीं खिलता, कई बार डूबने की नौबत भी आ जाती है। इस बार बीजेपी को ऐसे ही डूबने का डर दिख रहा है और इसीलिए उसने 2002 के गुजरात का जिक्र कर ही दिया। आप जानते हैं कि 2002 में गुजरात किन भयावह हालात से गुजरा था। उस सांप्रदायिक हिंसा के जख्म पीड़ितों के लिए अब तक नासूर बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी इसे सबक सिखाने की तरह अब पेश कर रही है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान ऐसा ही एक बयान दिया है। अमित शाह इधर सबक सिखाने की बात कर रहे हैं और उधर पीएम नरेंद्र मोदी फिर से सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के शासन की नाकामियों को गिनाने का सिलसिला तो चल ही रहा है। देखिए, कितनी अजीब सी बात है कि पिछले 27 सालों से बीजेपी गुजरात की सत्ता में है और केंद्र की सत्ता में भी 8 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, मगर बीजेपी अब भी वोट मांगने के लिए कांग्रेस की कमजोरियों का सहारा ले रही है। अपनी उपलब्धियों के बूते वोट मांगने में न जाने उसे क्यों झिझक होती है। वैसे 2014 से देश में कई चुनाव बीजेपी ने अपने नाम किए हैं और चुनाव की इस बाजीगरी में बीजेपी कुछ खास पैंतरों को आजमाती आई है, जैसे ध्रुवीकरण, विरोधी दलों में तोड़फोड़, जुमलेबाजी, सहानुभूति वोट और राष्ट्रवाद का उफान। इन सब के बाद भी अगर जीत उसे नहीं मिली तो फिर दूसरे दलों के जीते हुए विधायकों को पद और पैसे का लालच देने का विकल्प भी बीजेपी हमेशा खोल कर रखती है। गुजरात चुनाव में भी इन्हीं पैंतरों का इस्तेमाल जनता बखूबी देख रही है। इधर कांग्रेस भी इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है और यह मुकाबला केवल एक राज्य का नहीं है बल्कि पूरे देश का है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब जल्द ही 3 महीने पूरे कर लेगी और इस वक्त यात्रा सातवें राज्य मध्य प्रदेश से गुजर रही है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उसके अलावा आंध्र प्रदेश, इन सब के बाद अब यह यात्रा मध्य प्रदेश में 300 किलोमीटर से भी ज्यादा की पैदल यात्रा करेगी और उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रियों ने 2000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर ली है और यह भारतीय राजनीति में एक रिकॉर्ड के तरह है। वैसे राहुल गांधी जिस अंदाज में रोज सुबह निकल रहे हैं और फिर दिन भर जिस तरह यात्रा चर्चा में बनी रहती है, उससे बीजेपी परेशान है, क्योंकि पिछले 8-10 सालों में करोड़ों रुपए खर्च करके बाकायदा ट्रोलर्स की फौज खड़ी करने के बाद भी बीजेपी राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ नहीं पाई। हालांकि उसे इस बात का मुगालता था कि उसने कांग्रेस को खत्म करने से पहले गांधी परिवार की ताकत को खत्म कर दिया है, मगर राहुल गांधी के साथ सड़कों पर उतरते हजारों लाखों लोग बीजेपी की खुशफहमी दूर कर रहे हैं। इसीलिए अब बीजेपी के दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री खुद राहुल गांधी पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या राहुल गांधी ने बीजेपी के मंसूबे ध्वस्त कर दिए हैं? क्या बीजेपी राहुल गांधी को मात देने में सेल्फ गोल कर रही है? आखिर क्यों अगले 50 सालों की बात करने वाली बीजेपी अब 20 साल पुरानी घटनाओं की याद दिला रही है? लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये तस्वीर। तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की ढेर सारी तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें वो चलते, दौड़ते, लोगों से बात करते, बच्चों के साथ खेलते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस तस्वीर में राहुल गांधी नर्मदा नदी के किनारे ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। सिर पर मालवा की खास पगड़ी है, कंधे पर ओम लिखी हुई भगवा चादर है और गले में रुद्राक्ष की माला है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को तपस्या बताते आए हैं और इस फोटो में वे तपस्वी जैसे ही दिखाई दिए। उनकी एक और तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वे नर्मदा आरती कर रहे हैं। ओंकारेश्वर में नर्मदा घाट पर आरती करने की फोटो राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर शेयर की है। उसमें राहुल गांधी ने लिखा, शिव त्याग हैं और तप भी, करुणा भी हैं और रुद्र भी अनादि और अनंत हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान ओंकारेश्वर मंदिर में आराधना और साथ में नर्मदा आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर हर नर्मदे, हर हर महादेव।
राहुल गांधी ने अपने आप को शिव भक्त पहली बार नहीं बताया है, आप सब जानते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने अपनी केदारनाथ यात्रा का जिक्र किया था। वे कैलाश मानसरोवर भी पैदल गए हैं और उस दौरान की भी बहुत सी तस्वीरें उन्होंने शेयर भी की थीं। राहुल गांधी के इस भक्ति रूप को बीजेपी अपने लिए खतरा मानती है और अक्सर उन पर चुनावी हिंदू होने का आरोप लगाती है। हालांकि अभी राहुल गांधी ने किसी चुनाव प्रचार के दौरान नर्मदा आरती नहीं की, मगर बीजेपी उन्हें ट्रोल करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। ये एक और तस्वीर आप देखिए। तो ये फोटो स्मृति ईरानी ने शेयर की है, जो एक केंद्रीय मंत्री हैं और अमेठी से चुनाव लड़ने के कारण राहुल गांधी की राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हैं। राजनीतिक तकाजा तो यही कहता है कि अपने विरोधी से भी सम्मान के साथ पेश आना चाहिए, लेकिन स्मृति ईरानी के ट्वीट को देखकर समझा जा सकता है कि उनके मन में राहुल गांधी के लिए किस कदर नफरत है। उन्होंने ओम को सीधा लिखा दिखाने के लिए राहुल गांधी की फोटो ही उल्टी करके दिखा दी, और इस चक्कर में वो ये भूल गई कि अकेले राहुल गांधी की तस्वीर उल्टी नहीं हुई है, बल्कि उनके साथ वो आरती भी उल्टी हो गई है, जो सारे श्रद्धालुओं के लिए काफी मायने रखती है। अपनी राजनीतिक नफरत दिखाने के लिए स्मृति ईरानी ने लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। अगर अभी चुनाव नहीं होते तो शायद इस तस्वीर पर बीजेपी इतनी माथापच्ची नहीं करती, लेकिन नर्मदा नदी गुजरात के लिए काफी अहम है, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और बीजेपी ये देख रही है कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की जमीन मजबूत हो रही है, वहीं उसके पैर उखड़ रहे हैं, यानी बीजेपी के पैर उखड़ रहे हैं। इसीलिए अब उसने यात्रा को बदनाम करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा आधे से ज्यादा की दूरी का सफर तय कर चुकी है। दक्षिण से निकली यात्रा अब मध्य भारत होते हुए जल्द ही उत्तर की ओर बढ़ेगी। बीजेपी ने ये मान लिया था कि जैसे चुनावों में कांग्रेस को जनता का साथ नहीं मिल रहा, वैसे ही यात्रा में भी उसे जन समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन शायद बीजेपी ये भूल गई कि चुनाव जीतने में बाकी हथकंडे भी काम आते हैं, जिनमें कांग्रेस शायद बीजेपी से पिछड़ गई है। लेकिन भारत को जोड़ने के मकसद से निकाली जा रही पैदल यात्रा में कोई हथकंडा काम नहीं आता। केवल सच्चाई और ईमानदारी से ही लोगों को साथ में लिया जा सकता है। इस वक्त यही कामयाबी राहुल गांधी को मिल रही है। जब यात्रा दक्षिण में कामयाब हो रही थी तो बीजेपी को लगा कि मध्य और उत्तर भारत में ये फ्लॉप हो जाएगी, मगर बीजेपी गलत साबित हुई। इसीलिए अब बीजेपी ने यात्रा को बदनाम करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आप याद कीजिए कि कैसे राहुल गांधी की टी शर्ट के दाम को शुरुआत में बीजेपी ने मुद्दा बनाया था, फिर उनके कंटेनर को 5 स्टार बताया। इसके बाद राहुल गांधी की बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ तस्वीरों को लेकर उन पर उंगलियां उठाई गईं। चुनाव आयोग में शिकायत की गई, लेकिन ऐसी कोई चाल सफल नहीं हुई। तो अब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में आरोप लगाया है कि भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन सुबह लगे इस आरोप की हवा शाम तक निकल गई। कांग्रेस ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी। तो अब बीजेपी की ओर से नया दांव राहुल गांधी के धार्मिक रूप को लेकर चला गया है। उन्हें एक बार फिर नकली हिंदू बताने की कोशिश हो रही है और बीजेपी की ये कोशिश भी बेकार ही जा रही है। समझदार लोग कहते हैं कि किसी पर एक उंगली उठाओ तो बाकी की 3 उंगलियां आपकी ओर ही उठेंगी। बीजेपी की हालत इस बार वैसी ही हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी पर उछाले जा रहे कीचड़ के छींटे पलटकर बीजेपी पर ही पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि उसके सारे पासे एक के बाद एक उल्टे ही पड़ रहे हैं। तो अब बीजेपी फिर से हिंदू मुसलमान कर जीतने का जुगाड़ लगा रही है। राजनीतिक शिष्टाचार में आप इसे भले ध्रुवीकरण की राजनीति कहें, लेकिन इसका मतलब और इसका मकसद सब यही समझते हैं कि अब समाज को धर्म के नाम पर बांटकर वोट मांगने की कोशिश हो रही है। चुनाव के बाद जीत तो किसी न किसी को मिल ही जाएगी, मगर समाज को जो नुकसान होगा वो कितना भयंकर हो सकता है, इसका नमूना 2002 में पूरे देश ने देखा था। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और वाजपेयी जी ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी से राजधर्म निभाने को कहा था। अब मोदी जी गुजरात से आगे बढ़कर दिल्ली पहुंच गए हैं। उनसे राजधर्म निभाने की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मोदी जी के राज में राजधर्म की जगह सबक सिखाने की बात अमित शाह ने कही है। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या गुजरात में अपनी हार देखकर अमित शाह ने ये बात कही है? देखिए जरा ये रिपोर्ट। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा में अमित शाह ने 2002 के दंगों का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान दंगे होना आम बात थी।
कांग्रेस अलग अलग धर्म और जातियों के लोगों को एक दूसरे से लड़ने के लिए उकसाती थी और ऐसा करके उसने अपना वोट बैंक मजबूत किया और समाज के बड़े तबके के साथ अन्याय किया। खेड़ा जिले के महुधा कस्बे में भाषण देते हुए अमित शाह ने कहा कि भरूच में भी दंगे हुए, कर्फ्यू लगे और हिंसा हुई। 2002 में भी उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा करने की कोशिश की। हमने उन्हें सबक सिखाया, उन्हें जेल में डाला और अब 22 साल हो गए, यहाँ एक भी बार कर्फ्यू नहीं लगा। अमित शाह इस बात पर पीठ थपथपा रहे हैं कि 22 सालों में भरूच में एक बार भी कर्फ्यू नहीं लगा, लेकिन क्या वो इस बात को भूल रहे हैं कि 20 साल पहले यानी 2002 में गुजरात में कितनी भयंकर सांप्रदायिक नफरत की आग फैली थी कि हजारों घर उजड़ गए थे, कई बेगुनाह मारे गए थे, औरतों के साथ ज्यादती हुई थी। 2002 की इस घटना को भारत के इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। इसके बाद नौबत ऐसी आई थी कि अमेरिका ने मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को वीजा तक देने से इनकार कर दिया था और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने वीजा दिया। इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए अमित शाह सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के कई नेताओं ने उनके इस बयान की आलोचना की है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो अमित शाह से बिल्किस बानो और एहसान जाफरी का जिक्र करते हुए ही सवाल किया कि आखिर उन्होंने कौन सा सबक सिखाया है। तो अमित शाह ने सीधे सीधे गुजरात की सांप्रदायिक हिंसा का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इरादा क्या है यह समझना मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है। चुनाव के दौरान ध्रुवीकरण बीच में लाना बीजेपी की खास रणनीति रही है। यूपी में यह शमशान कब्रिस्तान के रूप में सामने आई थी, झारखंड में कपड़ों से पहचान करने के रूप में, और अब गुजरात में तो सीधे सबक सिखाने की याद दिला दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या ये पैंतरे इसीलिए चलाए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को चुनावों में अपनी हार दिख रही है? क्यों बीजेपी को यकीन नहीं है कि उसके 27 सालों के शासन की इतनी उपलब्धियां तो होंगी ही कि लोग फिर से उसी को चुने, या बीजेपी अपनी कमजोरी जानती है इसीलिए अमित शाह सबक सिखाने की बात दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और मोदी जी कांग्रेस की कमियां गिना रहे हैं? गुजरात चुनाव में पीएम मोदी दिन रात एक करके प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले देश ने किसी प्रधानमंत्री को इस तरह विधानसभा चुनाव में प्रचार में जुटे नहीं देखा, मगर मोदी जी हर राज्य के चुनाव में अपना अधिक से अधिक वक्त देते हैं और इस बार तो मामला उनके गृह राज्य का है, जहां वे 14 साल तक मुख्यमंत्री रहे। पिछले दिनों मेहसाणा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस मॉडल की पहचान भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, वंशवाद की राजनीति, संप्रदायवाद और जातिवाद है। वे वोट बैंक की राजनीति में लिप्त होने और विभिन्न जातियों या यहां तक कि विभिन्न जिलों के लोगों के बीच खराब खून को उकसाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, इस मॉडल ने न केवल गुजरात बल्कि भारत को भी बर्बाद किया। यही कारण है कि आज हमें भारत को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। भाजपा ने कभी भी पक्षपात और भेदभाव की ऐसी नीति का समर्थन नहीं किया है। इसके बाद बड़ोदरा में हुई एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भी उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब गुजरात के लोग डर के साये में रहते थे क्योंकि पार्टी ने असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया हुआ था। कांग्रेस के शासन के दौरान गुजरात में दंगे होना और कर्फ्यू लगना आम बात थी। आज की युवा पीढ़ी शायद नहीं जानती होगी कि 2 दशक पहले गुजरात में क्या स्थिति थी। दंगे और कर्फ्यू आम थे। असामाजिक तत्व बिना किसी डर के लोगों को आतंकित करते थे। उन्हें खुली छूट दी गई थी। यही कांग्रेस की नीति थी। ऐसे तत्वों को सरकार ने संरक्षण दिया था। मोदी जी ने जिस तरह कांग्रेस को निशाने पर लिया, उसका जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस को कोसने के बजाय प्रधानमंत्री को राज्य में भाजपा के कुशासन के बारे में बोलना चाहिए। गजब की बात है कि पिछले 27 सालों से गुजरात में और बीते 8 वर्षों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन पीएम अब भी कांग्रेस मॉडल की कमियां गिना रहे हैं, जबकि अपनी वाहवाही करने के लिए वे गुजरात मॉडल का जिक्र करते हैं। हैरानी इस बात की भी है कि पहले मोदी जी 20 साल पहले के गुजरात में दंगे और कर्फ्यू की बात करते हैं और फिर अमित शाह सबक सिखाने की बात कह के वही बात दूसरे तरीके से कहते हैं। मतलब यह है कि बीजेपी फिर से बांटने और चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रही है और वही चाल चल रही है, यह साफ नजर आ रहा है। अब देखना
देखना यही है कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी की यह रणनीति बेअसर हो पाती है, या कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए खुद को कितना मजबूत कर पाती है। वैसे बीजेपी नेताओं को राहुल गांधी ने जवाब देना खूब सीख लिया है। कुछ दिनों पहले उनकी दाढ़ी पर बीजेपी नेता ने तंज कसा था, अब राहुल गांधी अपनी मूंछों पर ताव दे रहे हैं। जरा ये पिक्चर जो है वो भी आप देख लीजिए, किस ढंग से राहुल गांधी अपनी मूंछों पर ताव दे रहे हैं। मजाक में ही सही, लेकिन बॉक्सर विजेंद्र सिंह के साथ राहुल गांधी ने अपनी मूंछों पर ताव देकर यह बता दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आने वाले, किसी की आलोचना से अपने पैर पीछे नहीं खींचने वाले। राजनीति के अखाड़े में राहुल गांधी ताल ठोक कर उतर गए हैं। अब देखना यह है कि आगे कौन से दांव इस मुकाबले में देखने को मिलते हैं। खैर, शायर मुगीसुद्दीन फरीदी ने ठीक ही फरमाया है कि तेरी अदाओं की सादगी में किसी को महसूस भी ना होगा, तेरी अदाओं की सादगी में किसी को महसूस भी ना होगा, अभी कयामत का एक करिश्मा हया के दामन में पल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।